था, बट हाँ जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाई तो आपने मेरे बारे में स्टूडेंट्स को बताया। सो अब जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा, मेरा नाम तोशिबा शुक्ला है, सर ने बताया आपको। और अभी करंटली आई एम वर्किंग विद अन अकेडमी एंड पिछले 7 साल से मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा रही हूँ। पहले आई वाज इन बायजूस, देन नाउ आई एम इन एन अकेडमी। और मैंने अपना नेट जेआरएफ कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाई किया है। एजुकेशन से मैं एक इंजीनियर हूँ, सो मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी कंप्यूटर साइंस में किया है। और जैसे कि सर ने बताया टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, सो आई क्वालिफाइड गेट एज वेल। उसके बाद एमटेक करने के बाद मेरा जो जर्नी हुआ स्टार्ट, वो हुआ कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सो मैं ओरिजिनली नेट जेआरएफ बैकग्राउंड की नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था एग्जाम क्या होता है। बट इवेंचुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो वहां पे ही 3-4 साल प्रिपेयर्ड, मैंने एक दो मेंस लिखे, आई गिव इंटरव्यूज। बट फिर बाद में सोचा कि क्यों ना एमटेक किया है तो नेट की परीक्षा देते हैं। तो नेट की परीक्षा दी, क्वालिफाई हो गया। और उसके बाद जैसे ही क्वालिफाई हुआ मैं टीचिंग में आ गई। तो अभी मुझे आप जैसे काफी सारे अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। एंड जैसे ही सर ने मुझे इनवाइट किया, सो आई वाज वेरी हैप्पी। बट आई एम नॉट श्योर आपको मेरी हिंदी समझ में आएगी, मतलब अगर कुछ इशू हुआ तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना प्रेजेंटेशन मैं हिंदी में ही बोलूंगी। स्लाइड्स इंग्लिश में रहेंगी, बट ये कोई ऐसा बहुत फॉर्मल सा प्रेजेंटेशन नहीं है कि आपको टेंशन हो। इट विल बी मोस्टली लाइक एन इनफॉर्मल मीटिंग, जैसे आप अपने किसी मेंटोर से, अपने फ्रेंड से, अपने किसी फैकल्टी से बात करते हो, सजेशन लेते हो कि आपको कैसे तैयारी करनी है, राइट। तो इस बार भी जो हमारा रिजल्ट आया है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया। स्पेशली जेआरएफ जो अब होता है, लाइक आपको पता होगा धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है स्टूडेंट्स की। लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं। सो 10 लाख 9 लाख एंड जेआरएफ सिर्फ 4,500 लोगों का होता है। सो बहुत टफ कंपटीशन है। और इस टफ कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए हमको कुछ डेफिनेट स्किल्स और स्ट्रैटेजी चाहिए। बिकॉज मेहनत हम सब करते हैं, आप भी मेहनत करते हो, बाकी के स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो शायद जो टॉपर्स हैं, जिनको जेआरएफ मिलता है, वो अलग करते हैं, जो शायद बाकी के बच्चे नहीं करते, है ना। तो क्योंकि इस फील्ड में मैं बहुत समय से हूँ, थोड़ा बहुत अपना मैं हम्बल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। एंड स्पेशली क्योंकि अब पैटर्न बहुत चेंज हो गया है 2018 के बाद, क्वेश्चंस बहुत मल्टी डायनामिक फेसेटेड आने लग गए हैं। पहले ऐसा होता था कि आप एक बुक से पढ़ लें, स्पेशली क्योंकि मैं पेपर 1 पढ़ाती हूँ, तो मैं पेपर 1 के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि एक जनरल पेपर है। एंड आप किसी भी सब्जेक्ट से, इफ यू आर गिविंग फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, 80+ सब्जेक्ट्स, this paper is a common paper and people consider this paper to be not that important, because obviously पेपर 2 इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर है और आप उसमें कॉन्फिडेंट भी होते हो। लेकिन इफ यू हैव टू रीच दैट जेआरएफ, अगर आपको जेआरएफ चाहिए, सिर्फ नेट नहीं चाहिए, तो आपको पेपर 1 में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विच इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गेटिंग डिफिकल्ट, है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से फन सेशन में मैं आपके साथ कुछ चीजों को प्रेजेंट करूंगी एंड आई होप कि आपको इससे हेल्प मिले। एंड नॉट ओनली दिस सेशन, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज इवन आफ्टर दैट। अगर आपको कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क सर एंड ही विल गेट मी कनेक्टेड टू यू। So I'll just start. I don't like वैसे PPTs and all, काफी फॉर्मल सा हो जाता है, पर हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही करेंगे, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। बिकॉज अगर आपको मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ, तो इट्स बेटर दैट आई शो यू अ प्रेजेंटेशन दैट is like relatable to all of us, right? So is it visible, the presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Mm. If I'll show in the entire screen, are the slides changing? Can anyone confirm? Are the slides changing? New visible, that's your monitor screen is same. I I I am or the we are the same visible. Okay, okay, wait. So I should share the entire screen.
Let me try this. Now? Yes, ma'am. The Yes, code is visible to you, right? future Yes, ma'am. different. Clear, Yes, ma'am. ma'am. Definitely. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Perfect, perfect. So okay, fine. यहाँ पे इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी. अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, आप मुझे रोक सकते हैं बीच में, पूछ लीजिएगा. पेपर 1 में क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितना स्कोर लाना पड़ता है, अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए, तो हम सब डिस्कस करेंगे. And my intention here is to make all of you score 50 out of 50. And when I say 50, आपको पता होगा पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन है ना. एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस. सो कोशिश करनी है. एंड ऑल द टॉपर्स, द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड एंड जो टॉप करते हैं, उनके सबके 42 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं. तो हमारा टारगेट है कि हम कैसे 42-45 टच करें, और कैसे कर सकते हैं वील सी. सो फर्स्ट वन कोड फॉर यू, बिकॉज आई एम श्योर आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब शायद वेस्ट बंगाल सेट नेट सबके लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट. सो जो भी आप एग्जाम दोगे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, it all depends on something that you are doing right now, right? Each and every step, if you are doing something, even you are attending this seminar right now, आई एम श्योर ये सेमिनार, ये लेक्चर भी आपको कुछ ना कुछ तरीके से कुछ हेल्प कर जाएगा. सो यू विल बी एबल टू मेक योर फ्यूचर, राइट. बट मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस हैबिट कि वी जस्ट टॉक, बात करते हैं, करना है, हाँ मुझे दिसंबर में देना है पेपर, जून में दिया था नहीं हुआ, इस बार तो मैं सोच रहा हूँ बहुत मेहनत करूंगा, इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा. एंड ये शुरू हुआ था आपका सिलसिला जून से. मे बी अगर आपने जून का अटेम्प्ट दिया जो कैंसिल हुआ, फिर रीनेट दिया, we have already wasted so many months, right? And now it is like the times of the festivities are here, and I'm sure आप सब कहीं ना कहीं busy हो गए फेस्टिवल मनाने में. तो best approach to do anything first is to quit talking and begin doing. So if you're just talking about it, that I have to do, I have to make a timetable, I have to buy this book, I have to start studying, it will not help you, right? So first and foremost is quit talking and start studying. एंड यहाँ पे बहुत से बच्चों को लगता है, होप आप हिंदी से कंफर्टेबल हैं, एंड इफ यू आर लाइक इफ यू वॉच सीरीज और वेब शोज ऑन OTTs लाइक Amazon और Netflix, आपने ये सीरियल देखा होगा, आपने ये वाली वेब सीरीज देखी होगी, इसका नाम पंचायत है. सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल होता है किसी भी एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने में कि आप बहुत ज्यादा अपने आप पे प्रेशर फील ना करें, है ना. जिम्मेदारी का दबाव लेकर कभी कोई तैयारी करोगे तो वो अच्छा होता है कुछ समय तक, लेकिन इट माइट अगेन बैकफायर, क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो एफिशिएंसी कम होने लगती है. उतना ही प्रेशर, उतना ही जिम्मेदारी होनी चाहिए जिससे हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें. सो वन रिक्वेस्ट, राइट, लाइक आई टोल्ड यू, आई एम अ प्रोफेसर, आई टीच, बट आई कंसिडर माई सेल्फ मोर लाइक योर फ्रेंड. तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस में कुछ मत करिएगा, बहुत ज्यादा अपने आप पे प्रेशर लेके कुछ मत करिएगा, डू इट इन अ रिलैक्स वे, राइट. तो लेट्स प्ले अ गेम फर्स्ट. मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलूंगी, ठीक है, और आपको अपना माइक टर्न ऑफ करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे चैट सेक्शन नहीं दिखेगा, आप मुझे इस गेम में जो मैं आपसे पूछूंगी उसका आंसर दोगे, राइट, सो दैट आई शुड ऑल्सो नो माई ऑडियंस. अभी जैसे सर ने मेरे बारे में बताया, मैंने खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताया. एंड यस ऑफ कोर्स एक चीज और जो मैं भूल गई कि लाइक आई हैव बीन टीचिंग एंड आई हैव लाइक 3 books ऑल्सो इन मार्केट, राइट. तो अगर किसी भी स्टूडेंट को बुक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. पेपर 1 की बुक आई हैव ऑथर्ड, जो कि दिशा पब्लिकेशन के अंडर आती है, और MCQs और PYQs की भी बुक है जो कि ओसवाल की आती है. सो दैट बोथ हैव बीन ऑथर्ड बाय मी. तो इन केस यू वांट दैट एज वेल, आप बताइएगा, आई विल गाइड यू. Amazon, Flipkart सब पे अवेलेबल है. तो बातें कम करते हैं और एक गेम खेलते हैं जिसमें मैं आपको देखूंगी कि आप प्रिपरेशन के रिलेशन में कैसी जिंदगी जी रहे हैं. एज इन आपकी जो तैयारी है, आई एम श्योर अगर आप यहाँ बैठे हो, उतना तो पता होगा कि पेपर 1 क्या है, या उतना तो पता होगा कि पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं या क्या सब्जेक्ट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं. सो आई विल गेट टू नो वेदर यू आर लिविंग एन आम जिंदगी, कि आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं या एक मेंटोर जिंदगी, मतलब
एक बहुत ही प्रिपेयर्ड तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं. सो आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस हैं जो पता चलेगा ये आम जिंदगी जी रहे हो. अगर आपने बाकी के सेकेंड हाफ के क्वेश्चंस भी दे दिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यू आर लिविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, राइट? So first question is this: as a result of Wood's dispatch, which of the following universities were established in 1857? आपको सिर्फ A, B, C, D में से आंसर बताना है, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड, सोचिए, मुझे आंसर बताइए. Yes. Anyone? Have you heard about Wood's dispatch? या have you heard about the universities in 1857? कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, कैलकाटा, दिल्ली. एनीवन? मैम सबसे पहले आपके पास डेट है. ऑप्शन ए. Which one? ऑप्शन ए. Calcutta, Bombay, बॉम्बे, मद्रास. Okay. All of you think same? Any other guesses? Yes, ma'am. Okay. चलिए. Yes. So correct. You all जिनको भी A लगा सही आंसर है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज 1857 में स्थापित हुई थी वो थी BMC, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा. और वुड्स डिस्पैच, अगर आप हायर एजुकेशन, दैट इज अ यूनिट 10 ऑफ योर पेपर 1, उसमें हम ये कमीशंस पढ़ते हैं, राइट? सो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. तो ये करेक्ट आंसर है. चलिए, वेरी नाइस, ये तो आपने बता दिया. अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ. द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. आई एम श्योर आपने यूनिट का नाम सुना होगा, एनवायरमेंट, विच इज यूनिट 9, राइट? एंड इसमें द सिलेबस ओनली स्टार्ट्स विथ MDGs एंड SDGs. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 13, 15, 17, 19. एनी रैपिड फायर है, जल्दी आंसर दीजिए. 17. 17. 15 नहीं है पक्का? I'm 17. 17. Yes. So they are you able to see me? Is my video also visible? Yes, ma'am. Visible. Okay. Yes, the answer is 17. चलिए, मतलब बेसिक्स आई नो मोस्ट कुछ बच्चों को पता है जो आंसर दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं आई एम श्योर आपको भी पता होगा. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर लाइक दे केम लेटर आफ्टर MDGs. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, 8 गोल्स थे. आफ्टर दैट हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर स्टार्टेड आफ्टर लाइक 2000 में हमने MDG स्टार्ट किए थे. देन 2015 to 2030 अभी हम SDGs में हैं. 17 is the correct answer, right? And another question, if you are like if you have studied environment और आपने ISA का नाम सुना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कब फोर्स में आया था? ये एक ऐसा अलायंस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया ने स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद द फ्रेंच गवर्नमेंट. तो किस ईयर में ये अलायंस एंटर हुआ था, लागू हुआ था? 2015, 17, 16, 18. यस, एनीवन? A rapid fire again. 15, 17, 16, 18. 16. Okay. So, when was it signed? मैडम, प्रयास करता हूँ कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि, ये मन लग रहा है कि 2015 में ही होगा. ऑप्शन ए. अच्छा, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. आपको 15 लगा है, 16 लगा है. 15 वाले भी सही हैं, क्योंकि 15 में ये साइन किया गया था, मतलब प्रस्तावित किया गया था, है ना? ये हुआ था जब पेरिस अग्रीमेंट हुआ था. पेरिस अग्रीमेंट के साइडलाइंस में 2015 में COP21 में when the countries were meeting पेरिस अग्रीमेंट में, तब इंडिया और फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ ISA टाइप एक अग्रीमेंट लॉन्च करते हैं. 16 में इसको साइन करने के लिए रखा था और ये लागू हुआ है 2017 में. द आंसर इज 17. नाउ वी आर गेटिंग टुवर्ड्स अ लिटिल ट्रिकी पार्ट कि हाँ, अब ऐसे ईयर्स भी आते हैं. इट्स अ PYQ. ये मैं खुद से लेकर नहीं आई हूँ, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था. तो हमको
One thing to note here is we have to be firm with each and every small concept. हमको छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आईएसए क्या है, कब साइन हुआ, कब डिसाइड हुआ, कब साइन करने के लिए रखा गया नेक्स्ट ईयर माराकेश में, देन ऑफ कोर्स ये आपका लागू हुआ था 2017 में. तो आपने तो ठीक है आम जिंदगी वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे से दे दिए. एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसे हम टेस्ट करेंगे. आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इवन टफर पार्ट? ये वाला अभी सितंबर 2024 में पूछा गया था, राइट? recently which one of the following is an example of natural climate forcing? अब जैसे पैटर्न, बिकॉज आपने इस लेक्चर का नाम देखा होगा द चेंजिंग पैटर्न, और पैटर्न चेंज हो रहा है 2018 से कॉन्स्टेंटली. सो हाउ द पैटर्न इज चेंजिंग एंड हाउ, लाइक अभी हम 2024 का दिसंबर का एग्जाम देंगे, क्वेश्चंस के लेवल में बहुत अंतर आ गया है, कॉन्सेप्ट में अंतर आ गया है, और अगर आप ऊपर से करके जाओगे आपका पेपर क्लियर नहीं होगा. तो नेचुरल क्लाइमेट फोर्सिंग का एग्जांपल क्या है? ग्रीन हाउस गैस, वोल्केनिक इरप्शन, लैंड यूज चेंज या ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल? एनीवन? नेचुरल. निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जलवायु बल का उदाहरण है? गैस करना चाहोगे? मैम वोल्केनिक इरप्शन. हाँ, तो देखो पहले आंसर तो आपने सही इसमें गैस किया कि इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस या लैंड यूज चेंज या ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल ये सब मैन मेड रिजल्ट लगता है ना, मतलब मानव द्वारा, मानव कृत्यों के द्वारा. यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन है इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, राइट? हम कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट नहीं करते कि वोल्केनोज आते हैं जब भी दे इरप्ट, सो दैट इज लाइक नन ऑफ आवर बिजनेस, वी डोंट कंट्रीब्यूट हियर मच. तो ये नेचुरल में आ सकता है, एंथ्रोपोजेनिक में नहीं आएगा. नाउ द थिंग हियर, अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज क्लाइमेट फोर्सिंग. ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. क्लाइमेट फोर्सिंग एक अलग पीवाईक्यू में पूछा गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट फोर्सिंग. दैट्स हाउ द पेपर इज चेंजिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई जस्ट टुक द क्वेश्चन फर्स्ट. आप सोच रहे हो स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, वो तो आपको कोई भी वीडियो से मिल जाएगी. आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, आपको इस पैटर्न को पकड़ के स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है और कैसे कैसे पढ़ना है, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर क्वेश्चन. Public sector universities that have the highest number of collaboration with foreign universities. Now see, this is a question from higher education. और इसमें आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए. अगर नहीं भी है तो ऐसे क्वेश्चन में हम स्मार्ट गेस कर सकते हैं, बिकॉज हम हायर एजुकेशन में हमको रैंकिंग्स पढ़नी होती है. NIRF रैंकिंग हो गई, हमको QS रैंकिंग पढ़नी होती है, हमको अटल इनोवेशन रैंकिंग जो आपका एरिया रैंकिंग है वो पढ़नी पड़ती है. सो वी हैव टू स्टडी द रैंकिंग्स. वी यूजुअली स्टडी कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज कुछ अच्छा कर रही हैं, तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ कौन सी यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन होगा. IIT कानपुर, बैंगलोर, पुडुचेरी, शिलोंग, गुजरात. व्हाट डू यू थिंक? ओके, द आंसर आई गेस was visible to you, but nonetheless, yes, मैम ABC. हाँ. सो लाइक इस क्वेश्चन को देख के अगर हम देखेंगे तो शायद हम डर भी सकते हैं. ये अभी रिसेंटली पूछा था. वी माइट थिंक एग्जामिनेशन में कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बार स्टूडेंट्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं सीइंग जस्ट द क्वेश्चन कितना बड़ा है, टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, एंड दिस एंजाइटी मेक्स कॉज देम अ लॉट. फिर वो क्वेश्चन ये वाले में भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपना एक जो मोमेंटम है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो फर्स्ट लेसन जो आपको एग्जामिनेशन में होना है, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हैं, आप पेपर दे रहे हैं, कि कोई भी क्वेश्चन देखिए हमको घबराना नहीं, बिकॉज इवन हमने नहीं पढ़ा है, वी हैव स्टडीड सो मच कि हम स्मार्ट गेस करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. हमको पता है कानपुर बहुत, IIT कानपुर मस्ट बी देयर. IC बेंगलुरु इज डूइंग अमेजिंगली वेल इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशन, फैकल्टी. तो AB तो होगा, और AB साथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन में. आ रहा समझ में? That's how we come to a logical deduction, right? And जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 हम पढ़ते हैं, उसमें इंडक्शन,
इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। आई एम श्योर आपने सुना होगा इसके बारे में, राइट। डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं हम डिडक्शन से कर सकते हैं। डिडक्शन मतलब we follow a pattern of DGP. DGP मतलब there is a general thing and we come to a particular conclusion. So general ideas मन में हमेशा रहते हैं in terms of like they do ask you questions like what are the problems of the current education system, examination reforms है, funding की problem है. So generally you know as a matter of fact कि हाँ हमारे देश में ये problem है, हमारे यहाँ रिसर्च पे उतना पैसा नहीं दिया जाता है ना, जिसके लिए हमको अभी एनईपी जो आया है 2020 वो हमको डिटेल में पढ़ना है, उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन लेकर आए और एनईपी आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ एनईपी, be it related to school reforms, be it related to higher education reforms, all the reforms and developments हमको एनईपी में पढ़ना है. So here deduction will always work, right? Now one question, like one, I'll skip the next, but no, wait, I'll ask you this one. Now this is a question again from environment and it happens to be a numerical. आप देख सकते हो, अब ये देख के हमको लगेगा if the wind speed increase from 4 meter per second to 5, the power output from a ideal windmill will increase by a factor of about how much? कि अगर wind की जो speed है वो 4 से 5 हो रही है तो power में कितना अंतर आएगा? Anyone in this class? Have you seen such a question or a concept related to wind speed and power? And this is also a previous year question. I'm not bringing questions to scare you कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा के डरा दूं. ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. Anyone guess? चलिए कोई नहीं. अब now this question is actually something, जैसे मैंने बोला ना, आम जिंदगी. No, this is not आम जिंदगी. This is something which takes the paper 1 to a higher level. पेपर 1 एक एवरेज 30 क्वेश्चन करेक्ट हर कोई कर लेता है, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है. इसलिए स्टूडेंट्स को लगता है पेपर 1 में क्या ही है, 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए मुझसे बैठे बैठे, है ना. उसमें आपके 5 डीआई के हो गए, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो गए, 5 आपके कुछ इधर उधर मैथमेटिकल रीजनिंग के हो गए, 15 ये हो गए. बचे हुए थोड़ा बहुत थ्योरी आता है, ये थोड़ा टीचिंग पढ़ा है, थोड़ा रिसर्च पढ़ा है. लेकिन द रियल गेम इज इन द रिमेनिंग 10 after 30. Just one second. Where all the difference will lie is to bring your performance from 30 correct to 40 correct or 35 correct, right? And in fact बहुत से बच्चे 25 पे भी होवर करते हैं. Now these concepts we study, like I teach all these concepts हम classes में पढ़ते हैं. Wind speed ये एक formula है जिसको हम Betts limit बोलते हैं. Windmills, I'm sure you all must have heard. Windmills, wind farms क्या होते हैं, इसमें types of windmills भी हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो Betts law है या there is a law that is एक formula दिया हुआ है, उसमें it is the power is directly proportional to surface area of the windmill and velocity का cube, v cube. Now velocity is increasing from 4 to 5, so like 5 minus 4, 5 का cube minus 4 का cube, it roughly comes around, सबसे जो closest value है वो 2 है, right? 5 minus 4 is anyway 1. तो अगर हम इसका भी cube लेंगे तो वो 2 से ज्यादा नहीं है, double होगी. Now this is something that the UGC NTA is testing. Be it wastewater treatment, be it anything, they are trying to test your knowledge in terms of the dimensions. जैसे ICT एक subject है, right? You must have heard about information communication and technology. अब इसमें they ask you very basic, memory भी पूछेंगे, bit byte भी पूछेंगे, इसमें वो आपसे प्रोसेसेस पूछेंगे, वॉन न्यूमन मॉडल क्या होता है, इसमें आपसे वो इंटरेस्टिंग सिंपल चीजें भी पूछेंगे, प्रोटोकॉल्स पूछेंगे, राइट? कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, DNS का फुल फॉर्म क्या है, TFTP FTP क्या है. लेकिन इसमें वो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी पूछते हैं. IoT क्या होता है, ब्लूटूथ क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है, राइट? व्हाट इज ब्लॉकचेन, यूज क्या है ब्लॉकचेन का, वाईमैक्स क्या होता है, GPRS का क्या यूज है. आई मीन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
दे आर ट्राइंग लाइक दिस ईयर अभी जो रीनेट हुआ था उसमें चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? नाउ इफ यू आर अ विजिलेंट एस्पिरेंट यू विल बी नोइंग दीज थिंग्स. मतलब इंटेंशन एनटीए का ये है, वो ऐसे बच्चों को लेना चाह रहे हैं, ऐसे बच्चे चाह रहे हैं जो रिसर्च में जाएं या जो प्रोफेसर बने, जो कि कुएं के मेंढक ना हो. व्हाट इज अ कुएं का मेंढक? हैव यू हर्ड दिस कोड? कि सिर्फ हमें तो ये पता है, ये थोड़ा सा रिसर्च पढ़ लेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टीचिंग क्या होती है, टीचिंग में लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, एज ऑफ टीचिंग क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये में कम्युनिकेशन थोड़ा सा नहीं. They want you to be a person जो कि fully aware है. Like अभी recently the changing pattern is one that they have started to ask interdisciplinary. मतलब जैसे वो interdisciplinary research को promote कर रहे हैं, they are promoting interdisciplinary topics as well. जैसे कैसे let's say they will ask you ICT का application in research aptitude, ICT का एप्लीकेशन इन टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT का एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन. रिसर्च में यू नो हम जितने भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, हर स्टेप पे वी कैन यूज डिफरेंट ICT टूल्स, राइट? लाइक एथिक्स इन रिसर्च, अनदर फेवरेट टॉपिक. टीचिंग में देयर आर डिफरेंट टीचिंग एड्स, लाइक देयर मोस्ट फेवरेट टॉपिक इज MOOC, देयर फेवरेट टॉपिक इज स्वयं प्रभा के चैनल्स. सो सिर्फ जानना काफी नहीं होता है कि स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है. स्वयं प्रभा के डिटेल में चैनल्स भी पता होने चाहिए. जैसे पूरे 40 चैनल है. सो वागीश, प्रबोध, स्पंदन, है ना, ऑल द चैनल्स. लाइन से व्यास कौन सा चैनल नंबर है, संस्कृति कौन सा चैनल नंबर है, कौन से चैनल नंबर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन and you are new, so you should be aware how the pattern is changing. They are not just asking simple things, they are going into the detail and the depths of the thing, and they are just testing the knowledge of the person कि इसने कितना अच्छे से पढ़ा है. क्या इसने सिर्फ ऐसे ही 50 प्रश्न की बुक पढ़कर आ गया है, या इसने इस पेपर को समझा है. एंड ट्रस्ट में, अगर आपने इस पेपर को समझ लिया और इसको पकड़ के चलोगे, जो पैटर्न है, आप आराम से 35 तो आपके लिए मिनिमम है, you will reach 40-45 as well. Like for example, this year we predicted that they will ask another time wastewater treatment, and yes, they did ask. I taught on my YouTube channel as well. तो wastewater treatment पढ़ाया था. So here, now you know कैसे questions आ रहे हैं. You are not alien to the concepts like how the pattern is changing. There are many hurdles जो हम JRF नहीं कर पाते. सबसे बड़ा hurdle है underestimation of paper 1. We all think that paper 1 is nothing. पेपर 2 कर लेंगे, पेपर 1 में बेसिक करके चले जाएंगे. नहीं, you will never get JRF, right? So paper 1 is actually the king maker. if कोई यहाँ पे हिस्ट्री स्टूडेंट हो तो उसको पता होगा कि किंग मेकर की इंपॉर्टेंस क्या होती है इतिहास में. राजा से भी ज्यादा राजा बनाने वालों का दबदबा होता है ना. पेपर 1 वही है. Insignificant revision strategy, we don't revise, we skip few units of syllabus. Please don't do this. If you feel that this unit is really very difficult, you skip it. Or yeah, you are not getting time, but try not to skip, because each and every question counts. And usually pattern kya hota hai? They ask 50 questions and there are 10 units, and every unit might be like 5 questions from each unit, but this is also not fixed. They can even ask 7 questions from one unit. There has been years जब उन्होंने एक यूनिट से 8-7 क्वेश्चन पूछ लिए. अभी हायर एजुकेशन बहुत पूछते हैं, अभी ICT बहुत पूछते हैं, तो वो इससे पूछ सकते हैं. तो हम अगर मान लीजिए आपने एक यूनिट भी छोड़ दिया, तो आप पहले ही अपने 5 क्वेश्चन को फोरगो करके जा रहे हो कि ठीक है, ये तो मुझे करने ही नहीं करने. आपका पेपर 50 में से ऑटोमेटिकली 45 वाला हो गया या 40 का हो गया. अब इसमें से आप स्ट्रगल करोगे 30-35 लाने का. गेटिंग माय पॉइंट? सो डू एवरीथिंग. Lack of time management, very very important, especially in exam hall. Like examination hall में भी people face a lot of difficulty, because अभी फिर से CBT pattern है. Paper 1, paper 2, you have to mark, review, you have to move to paper 2 as well. And at times, not at times, most of the times, questions बहुत लंबे आते हैं. They ask you very long questions कि आपको पढ़ने में भी time लग जाता है. Passage हो गया, questions हो गए. So your time management should be on point, right?
अनदर बिग ब्लंडर जो बच्चे करते हैं वो करते हैं क्वेश्चन रीडिंग में। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे आते हैं, ओ मैम गलत पूछा था, ओ मैम अच्छा इनकरेक्ट पूछा था, मैं तो करेक्ट मार्क करके आ गया, अच्छा मैम करेक्ट पूछा था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। Now if you do these mistakes they will haunt you forever। मतलब अगर आप कोई कॉन्सेप्ट गलत करके आते हो तो एक बार फिर भी you will forget it, लेकिन कॉन्सेप्ट आने के बाद अगर आप क्वेश्चन गलत करके आते हो because of your irresponsibility and your probably some distraction, you will be actually doomed। you will always think कि अरे कैसे कर दिया मैंने। तो always remember solve a lot of mock test। जितने ज्यादा PYQs mock test लगाओगे आपको आदत हो जाएगी, right? So basically you should not be having a quitter attitude। Now I'm sure have you seen this movie? कितने लोगों ने देखी है? अगर कोई अभी तक जग रहा है सेशन में, आपको नींद नहीं आई है, तो can you tell me which is this movie? Ma'am, it's RRR. RRR। ओके देखिए, मतलब चलिए, सो हाँ इट इज एक्चुअली RRR। और RRR में जो एक्टर हैं उनका नाम है NTR, राइट? So the only strategy you have to follow is NTR। NTR नहीं मतलब NTR क्या करते हैं वो सब करना है क्या मैम, जैसे जिम जाना पड़ेगा या एक्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं। NTR is something that you have to remember in your preparation journey all along paper 1 or paper 2। NTR, notes, net, network, T is theory time and R is revision। If you follow these 5 things, 3:1 का ratio है ये, 3:2:1, N:2T:R, right? नोट्स बनाने हैं खुद के। डू नॉट रिलाई ऑन अ रेडीमेड नोट कि यार ये PDF मिल गया, यहाँ से इसने फ्रेंड ने बनाए हैं, इस फ्रेंड के नोट्स पढ़ लूं, नहीं। Until unless you're making your own notes, you will not feel confident। नेट एंड नेटवर्क। नेट मतलब क्या है? आपको UGC नेट नहीं, इट्स इंटरनेट। ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम इंटरनेट। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम, क्योंकि आप 11th-12th के बच्चे नहीं हो क्या? नहीं। स्कूल में पढ़ते हो? नहीं। NCERT से काम हो जाएगा? नहीं। इवन UPSC में भी NCERTs पढ़ने के बाद भी हमको हर एक करंट हैपनिंग का पता होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर फ्रॉम बंगाल, है ना? तो अभी वहां पे आपने कुछ करंट इश्यूज सुने होंगे, या आपको पता है कि सेंसस होने वाला है, सेंसस में डिलिमिटेशन कमीशन भी होगा, विमेन रिजर्वेशन है, तो इसका बिल कौन सा है? यू विल थिंक मैम ये सब थोड़ी पढ़ना होता है। हायर एजुकेशन में पॉलिटी भी आता है यूनिट 10 में। They do ask articles, they do ask something related to the president, Supreme Court, High Court, वो भी हम पढ़ाते हैं, right? Network something is it's very important। Network मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें जहाँ पे सिर्फ बातें हो रही हैं, चलो दुर्गा पूजा है, let's go out and let's have some fun, Diwali is also coming, नहीं। Network is having your right set of people, because not everything you can do। Probably there are certain things that maybe you're weak in maths, तो कोई आपका फ्रेंड हो जो आपको DI समझा दे, या आपने SDG की इंडेक्स को रिवाइज नहीं किया, किसी और ने नोट्स बनाए तो आपने उससे ले लिए। That's how you help each other in group, right? So very important to have your set of people। Maybe they could be 3, they could be 4 people, they could be 5 people, like that, right? Then you have theory and time। So you have to be focusing on theory a lot। थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग तो खैर चलो समझ लेते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट सिंपल टॉपिक। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, मॉडल्स इन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। Once you have done the theory, your entire unit is done। उसमें तो कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते हैं, apart from like ईस्टर्न वेस्टर्न कम्युनिकेशन क्या होता है। Then time is very important। If you are not managing your time right now, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ बैठा है जो टाइम टेबल फॉलो नहीं करता, you should not be giving any examination। टाइम टेबल मतलब your timetable should be macro managed and micro। macro मतलब for the months to come, like if let's say exam is in January, तो अभी नवंबर है, दिसंबर है, 2 months, I have 10 units plus 10 units इसका,
इन डेट्स में मैं ये करूंगा, इन डेट्स में मैं ये करूंगा, फिर दिसंबर में मैं ये करूंगा, दिसंबर 15 तक मेरा इतना सिलेबस हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल. And when I say micromanagement, that's the entire day, like starting from 8 a.m. to 9 a.m. आप क्या कर रहे हो? See, these are the small things that you do knowingly or unknowingly. They will actually be impacting a lot. आपका जो क्वालिटी है पढ़ाई का वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा. और फिर फाइनली जिसको हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है रिविजन, है ना. हिंदी में हम एक सेइंग बोलते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना. रसरी आवत जान के सिल पर पड़े निशान. तो जितना अभ्यास करोगे, जितनी बार रिविजन करोगे, एंड व्हेन आई से रिविजन, यू शुड नॉट बी इनसिक्योर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर इनसिक्योर. इनसिक्योर कैसे? अरे ये भी आ गया है, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये नया मार्केट में मटेरियल आया है, अच्छा ये टॉपिक मैंने इस एजुकेटर से तो पढ़ लिया है, इसका भी पढ़ लूं क्या सेम टॉपिक इससे? नहीं. Choose your battles, choose your people, choose your resources. Do not stress yourself, do not waste yourself, spend yourself in doing everything. Not everything is possible. Rather, बोलते ना कि 10 बार 10 जगह अलग अलग सर मारने से अच्छा एक जगह 10 बार सर मारें तो शायद कुछ इम्पैक्ट होगा. तो वही हमको करना है. भले आपने 5 टॉपिक्स किए, 10 नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को अच्छे से रिवाइज करके जाओ. लेकिन अगर 5 को एक ही बार पढ़ा और फिर 10 करने की कोशिश करी तो 5 भी याद नहीं रहेंगे, राइट. सो हियर NTR इज इम्पोर्टेंट, है ना. एंड हाउ ही इज टेमिंग दिस टाइगर, यू ऑल्सो हैव टू टेम द टाइगर, दैट इज ऑफ NTN JRF. एंड आई एम श्योर अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो हो जाएगा. सो हियर यू मस्ट हैव सीन नोट्स. What I believe that note making is a very important step in any exam preparation, right? And notes में क्या है? Because content हमारे पास बहुत सारा है. You must have heard this saying, water, water everywhere, and all the boats they shrink. Water, water everywhere, not any drop to drink. मतलब इतना पानी है कि समुद्र का पानी, बोट श्रिंक हो रहे हैं पानी के कारण, लेकिन फिर भी हम पानी पी नहीं पा रहे. क्यों? क्योंकि सॉल्टी वाटर है ना. खारा पानी कैसे पिएंगे? वही है नोट्स. इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना हम दिमाग में बिठा रहे हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न टू कलेक्ट एंड रिजेक्ट. You can collect so many things, but you should be rejecting also at the same time, right? My suggestion, make your notes on such loose sheets of paper. If you are not yet into the habit, collect these A4 size paper, or you can divide them like this is a paper. You can divide into 3 parts, like margin खींच के या fold करके, और छोटे छोटे notes बनाओ. Here, like this. Do not make another register कि एक पेज में आपने सिर्फ 4 पॉइंट लिखे. क्या होगा? इससे एक टॉपिक के 5 पन्ने हो जाएंगे. जब रिवाइज करोगे तो 5 गुना ज्यादा घबराहट होगी. अरे तो कितना सारा रिवाइज करना है. रादर 5 टॉपिक का एक पन्ना, तो उसमें घबराहट कम होगी, है ना. यू विल जस्ट हैव 1 पेज टू दिस पर्टिकुलर, द एंटायर square of opposition moves and figures combined in one single piece of paper. It will be like, chalo, I'll do this quickly, I'll revise and it will be done. So start क्या? कलेक्टिंग. जैसे बोलते हैं ना हिंदी में कि रायता फैला दिया. रायता फैलाना नहीं है, हमको समेटना है. बिकॉज अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे, राइट. सो लाइक दिस इज वन एग्जांपल ऑफ माय नोट्स. मैं हमेशा से नोट्स अभी भी ऐसे बनाती हूँ. मुझे कुछ पढ़ना होता है, मुझे कुछ याद करना है, तो आई हैव दिस हैबिट. आई टेक दिस ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, आई फोल्ड इट and I write down like this. I usually use 2-color pen, so that it's more legible, it's more neat, and I feel like studying again. It should not be like आप खुद पढ़ो तो ऐसा लगे कि चिड़िया उड़ रही है, कबूतर उड़ रहा है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता. This is not my best work, but yes, I try to make like this. You should be making like that. Next thing, very important, is mock test. Do not underestimate the mock test or the questions, because फर्स्ट थिंग एज वी से PYQ करोगे, है ना. हम सब प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, which is very very important. You have to have previous year questions, and previous year questions नहीं कि 2010 से लगा लेता हूँ, नहीं. Try to have questions like maybe 2015, but
without fail from 2018. So 2018 से लेके 2023 collect all the PYQs, sit, solve them, teaching, research, communication, LR, DI, logical reasoning, of course ICT, higher education, सबके questions लगाने हैं. बिकॉज आपको ऐसा लगेगा मैम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, देखा गया है. लाइक दे हैव आस्क्ड एटलीस्ट 4 टाइम्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किसमें क्या है. तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारी कोशिश रहती है उसके आसपास वाली भी हम चीजें करें. अगर मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ रही हूँ तो मैं देखूंगी ना इसके डिटेल में क्या है, सेकेंडरी में क्या होता है. अच्छा सेकेंडरी हो गया तो टर्शरी क्या है. दैट्स हाउ यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स. टाइम मैनेजमेंट, समथिंग दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, you have to be disciplined, and do not just go by hard work. Hard work will take you to certain places, but smart work will shoot you up like this. मेहनत हर कोई करता है. 7 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ना वो जरूरी नहीं है. अगर आप 5 घंटे, 4 घंटे भी पढ़ो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर मेकिंग नोट्स, यू आर रिवाइजिंग, यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट? सो one mantra, revise is the quality of the wise. Just spend every day whatever you have studied, every day some time, half an hour, 1 hour to revise. अगर रोज नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन में एक बार करो, कल का आज का रिवाइज कर लो. रोज भी नहीं, 2 दिन में भी नहीं हो पा रहा है तो हफ्ते में एक बार, सैटरडे संडे, इस हफ्ते में जो भी पढ़ा, I will make sure I will not study anything new. I will also have some time to relax, but I will revise my past 1 week का whatever it is, right? तो समरी करके रिवाइज करना है, एंड देन दिखावे पे ना जाओ, मेमोरी में भी बिठाओ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो पढ़ रहे हो उसको बिठाना चाहिए. जैसे आई टीच माई स्टूडेंट्स इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, सम शॉर्ट फॉर्म्स. जैसे लॉजिकल रीजनिंग में हम अनुमान के स्टेप्स पढ़ते हैं, तो मैंने बच्चों को एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म दिया है. फून क्या है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्य एंड निगम. तो बच्चों को फून हमेशा याद रहता है. Like any such example that you can study, MDGs, SDGs, like for example, NAPCC, National Action Plan on Climate Change. इसकी भी मैंने स्टोरी के थ्रू बच्चों को याद करवाया है. So make stories, make mnemonics, whatever suit you. It could be funny to other people, but अगर आपको उससे कोई चीज याद हो रही है तो प्लीज उसको याद करो. And when I was saying कि टाइम टेबल, तो टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए, माइक्रो मैनेज. मतलब इतने में मुझे लंच करना है तो इतने में ही करना है. एंड हैव सम टाइम फॉर योर फिजिकल फिटनेस एज वेल. डू सम योगा, डू गो फॉर अ वॉक, राइट? डू व्हाटएवर यू वांट, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द चेंजिंग पैटर्न, सॉल्व लास्ट 2 years पेपर right now. Start doing it from today only. 2022, 2023, if you want to refer, you can refer YouTube क्लासेस. वहाँ पे आई ऑल्सो टीच यू नो ऑल द सॉल्व PYQs, तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम करते हैं, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन थिंग यू शुड ऑल्सो बी नोइंग लास्ट, दैट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मीडियम सब्जेक्ट्स एंड योर वीक सब्जेक्ट्स. कई बार बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जो हम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है. लाइक कुछ बच्चों को DI से बहुत डर लगता है, तो DI को लास्ट में मत छोड़ो. यू शुड बी फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी, ईट दैट फ्रॉग. मतलब stop the procrastination, whatever scares you, उसको सबसे पहले कर लो. DI रोज प्रैक्टिस करो, रोज एक क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का लगाना है. You must be having some strong subjects, उनको आप अभी कर लो फिर छोड़ दो, है ना, और लास्ट में उसको कर लेना कि हाँ ये तो मुझे रिवाइज ही करना है. बिकॉज आई स्ट्रिक्टली बिलीव कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको डर लग रहा है, आपका वीक है, तो उसको अभी से करो. बहुत से बच्चे उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, लास्ट में और घबराहट होती है, and we mess up everything, right? So that's very important. Now I'm not going into details. I'm sure you know that these are the 10 units: teaching, research, reading comprehension, communication, static है, mathematical reasoning आप रोज प्रैक्टिस करिए. simple concepts of profit and loss, clock, calendars, बहुत आसान है. men, work वाले जो concepts हम पढ़ते हैं 10th standard से. logical reasoning, the most favorite topic. इसका इंडियन लॉजिक बहुत डराता है बच्चों को, पर एक बार आपने अगर समझ लिया आप कभी नहीं भूलोगे. प्रमाण क्या है, अनुमान क्या है, हेतु हेतुभास क्या है, व्याप्ति क्या है, फैल्सीज क्या है, वेन डायग्राम क्या है, ऑल दीज थिंग्स इट्स देयर. DI you have to solve every day. Make sure
ICT का don't go by the syllabus. Syllabus it's like 4 line, but they ask 40 line का thing. They do ask anything that is related to ICT. They will ask your TCP model, OSI model. They will ask you current terminology. They will ask you the difference between Web 2.0, Web 3.0. तो ICT बहुत अच्छे से करके जाना है. Higher education में please make sure you do all the current affair. जैसे NEP, ranking, what are the current schemes like institutions of eminence, है ना. ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं ये हमको करके जानी है. और सरकारी योजना आपके पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में भी आती है, हायर एजुकेशन में भी आती है. तो मैं जैसे हर हफ्ते में एक बार करंट अफेयर पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे. तो करंट अफेयर में मैं पेपर 1 में जितना भी रेलेवेंट है मैं पूरा करंट अफेयर पढ़ाती हूँ. मैं आपको ये भी पढ़ाती हूँ कि अभी कुछ नई स्कीम आई है, या आपका ICT में ये टॉपिक निकला है, या कुछ नया मैलवेयर अटैक है, ठीक है, पेगासस क्या है, डॉक्सिंग क्या है, फिशिंग क्या होता है. सो आई टीच यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये सारी चीजें आती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट you should be happy, right? So many things, so many hi-fi things, and you know, of course, pressure ऐसा आपको feel हो रहा होगा कि कितना सारा है, but the only thing that can sail you through is when you do everything in a very pleasant way, in a good mood, in a happy mood. That's how you will actually be able to do the things, right? So that's about it. I go back. So I hope जो भी चीजें मैंने बताई इनमें से most of them were my own experiences that I have had, like teaching and studying myself. और मैंने आपको questions का help लेके बताया कि कैसे pattern change हो रहा है, क्या करना चाहिए, किस चीजों से कैसे करना चाहिए. And there are few things जो आपको हर कोई बोलता है ना कि PYQ solve करिए, mock test लगाइए. जब पेपर आने वाला हो तो आपको full mock देना है पेपर 1 का, पेपर 2 का भी मॉक देना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेज टाइम बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2. डू नॉट लीव पेपर 2 फॉर पेपर 1, डू नॉट लीव पेपर 1 फॉर पेपर 2. अपने दिन को डिवाइड करो कि सुबह मैं पेपर 2 पढ़ूंगा, शाम को पेपर 1 पढ़ूंगा, लाइक दैट. तो थोड़ा बहुत अगर ऐसे लग रहा है पेपर 2 ज्यादा टाइम मांग रहा है तो पेपर 1 का टाइम कम कर दो. दैट्स टोटली योर कॉल, बट यू आर द बेस्ट जज, राइट? अदरवाइज मेन थिंग, द चेंजिंग थिंग दैट हैज बीन सीन ओवर द इयर्स इज लाइक योर कॉन्सेप्ट. पहले कॉन्सेप्ट्स उतने नहीं इंपॉर्टेंट थे, अभी कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स लाइक पीपल से कि इनफैक्ट UGC is the new UPSC. The level that they are asking in UPSC, in fact there are questions that are even tougher they ask in UGC. तो वो वहां पे भी कॉन्सेप्ट्स को इंपॉर्टेंट देते थे, यहाँ पे भी देते हैं, राइट? सो दैट्स more or less about it. In case you need more information also, कुछ आपको टॉपिक से रिलेटेड इशू है, कुछ पढ़ना है पेपर 1 में, टीचिंग में, रिसर्च में, हायर एजुकेशन में, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी. लाइक अभी अगर कोई डाउट है आपको तो यू कैन आस्क एज वेल. आई एम ओपनिंग, आई मीन forum is open for 5 minutes. You can ask your doubts as well. No doubt. Was it so much crystal clear that now you're all charged up, decked up, ma'am? अब कल से पढ़ाई करेंगे हम. Anyone, any concern, any query? मैम. Yeah. यस मैम, मैंने अतनु दत्त हूँ. मैम आप जो प्रश्न दिखा रहे थे ना, एक प्रश्न था उसमें विश्वविद्यालय का कोई सिमिलाइजर और डिसिमिलाइजर था. वो जो मैम आप प्रश्न दिखा रहे थे स्क्रीन में, एक बार दिखाए तो होगा कोई चौथा या 5 नंबर प्रश्न होगा. एक बार देखा है ना प्रश्न को? मैं दिखाऊं आपको? प्रश्न देखना है? यस मैम, जिसमें वो प्रायोगिक विश्वविद्यालय का उल्लेख था, वो कानपुर में जो आंसर में था, एक बार दिखा है ना उसका? श्योर. दिख रहा है आपको? यस मैम, यस डेफिनेटली मैम. इसमें जो है ना, तो निम्नलिखित में से उन सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय की पहचान करें जिनका विदेशी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग है. मैडम इसमें
उत्तर ढूंढने का, उस समय में ये बोलना का प्रयास किया, लेकिन नेट में थोड़ा सा गड़बड़ था इसलिए काट गई की। तो मैडम जो प्रायोगिक क्षेत्र है और जो चिकित्सा का क्षेत्र है ना, इसमें ज्यादा अधिक रूप से विदेश के साथ अपना देश का मतलब देश का संयोग बढ़ा होता है। उसके बाद जो लिटरेचर है, अलग अलग जो क्षेत्र है, उसके बाद ये सब होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट टाइप में यही होगा, मतलब प्रायोगिक संस्थान ही होगा जो टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद बिल्कुल विज्ञान बिल्कुल संस्थान का वो, हाँ हाँ, उसके बाद जो है बिल्कुल उसका। और मैम एक बिल्कुल प्रश्न सही। था, यस, हम्म और मैं एक मैडम प्रश्न था जो कंप्यूटर रिलेटेड का है, आईसीटी का, जिसमें वो जो क्या बोलते हैं उसको, हम्म। एक मैडम कौन सा दिखाया वाला? ना, बाद ही है हाँ, शायद। अच्छा प्रोसेसर वाला था ये वाला। यस मैडम, डेफिनेटली। जो मैडम जी देखिए, इसमें थोड़ा सा मेरा संशय है कि डुअल कोर के नीचे तो पेंटियम 4 है, उसका नीचे पेंटियम 3 है, मतलब सी के बाद डी होगा कंफर्म। लेकिन ए और बी मैडम ये क्या है, और उसके मतलब पेंटियम 3 के नीचे तो पेंटियम 2 है, और उसके नीचे एकदम शायद जो पहले कंप्यूटर बनाया हुआ था वही होगा। मतलब ये 80486 और 8085 भी इसको पता नहीं था, इसलिए आंसर उस समय नहीं दिए थे मैंने। ये अच्छा इसको अच्छा, थोड़ा हाँ सा एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 8085 सबसे पहले आया था, तो फिर बाद में बाकी के आए, एंड देन ऑफ कोर्स ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, पेंटियम आपको पता ही होगा। तो ये सिर्फ उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि 8085 और 80486। सो नॉट एग्जैक्टली यू शुड बी नोइंग कि इसके में क्या क्या होता है, बट हम जैसे कंप्यूटर साइंस में भी हमारा सब्जेक्ट है, तो उसमें हम पूरा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं 8085। सो 8085 इनिशियल प्रोसेसर था, देन ऑफ कोर्स वी हैड बाकी। तो ये लॉजिक लगा के भी थोड़ा बहुत डिक्रीजिंग में हमको करना है, तो सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो सबसे कम आपका लास्ट में बी रहेगा, ए और बी ऐसे करके रहेगा। आई मीन दैट कुड बी द जनरल लॉजिक जो हम लगा सकते हैं, राइट? चलिए, सो जैसे मैंने खैर सबको इंटेंशन आई टोटली अप्रिशिएट जो आपने यहाँ पे इनपुट्स दिए क्वेश्चंस के, बट यहाँ का जो मतलब मेन था कि क्वेश्चंस तो हम लगाते रहते हैं, क्वेश्चंस नहीं था। इंटेंशन मेरा था कि मैं अप्रोच हम सीखें कि क्वेश्चन को पढ़ने की, या अब बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर में जो हमने पढ़े नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नए होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमको पता है। जैसे आपने बोला कि जनरली जो कोलैबोरेशन होता है वो टेक्निकल से होता है, बिल्कुल सही बात है। We hear that the collaboration is more with the tech college and IITs are the backbone. तो ये भी एक वो हो सकता है, बट कई बार क्या होता है कि हाँ कौन कौन से IITs रहेंगे, सो ऐसा कुछ स्मार्ट वर्क करके we can for sure come to a logical conclusion, right? So I guess any more question or doubt किसी और को? Thank you so much Atanu Datta ji for the ओके, जनरल पेपर के विषय को इतने सुंदर सरल तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैडम धन्यवाद, थैंक यू। आज की so much. जो क्लास यही समाप्ति होता है। ठीक, thank you so much, and it was a pleasure interacting with everyone, and of course I wish all of you a very all the best for the upcoming examination। तो जो भी पेपर होगा अच्छे से दीजिएगा, सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन, और मैं चाहती हूँ आप सब JRF पाएं। और अगर कुछ भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कनेक्ट करना हो किसी भी चीज से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो फील फ्री, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में मेरी क्लासेस होती है, अकेडमी में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो आप। वैसे I am there on Facebook as well, so you can search me there and you can contact me on Instagram as well, right? So thank you so much for inviting me here, and I wish to come back again sometime soon. Tab tak ke liye thank you so much. A very happy Diwali to all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. Bye bye.